Hello and welcome back to Learn English Live. In this video we will discuss about the Puritan age जिसका टाइमलाइन है 1620 to 1660 और इस वीडियो में हम जानेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ दिस एज एंड देन वी विल डिस्कस some major writers and their works, and we will also see how this Puritan age came to be known as Age of Milton because John Milton यहाँ पे मेजर राइटर होते हैं जो इस टाइम लिखते हैं. और इसके बाद हम देखेंगे कैवेलियर पोइट्स, देन वन ट्रांजिशन पोइट, स्पेंसेरियन पोइट्स एंड प्रोज राइटर्स. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट. डियर फ्रेंड्स, जो 17th सेंचुरी थी इसको डिवाइड किया गया है टू एज्स में. फर्स्ट एज इज प्यूरिटन एज एंड सेकंड एज इज रेस्टोरेशन पीरियड. The timeline of Puritan age is 1600 to 1660 और जो restoration period है that is from 1660 to 1700. Puritan age को age of Milton भी कहा जाता है क्योंकि जो मेजर राइटर इस टाइम लिख रहे थे वो थे जॉन मिल्टन. और हमने पिछले वीडियो में ही देखा है, जिसने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा. प्यूरिटन एज में दो हिस्सों में बांटा गया है. वन इज जैकोबियन एज एंड अनदर इज कैरोलिन एज. जैसे क्वीन एलिजाबेथ का टाइम पीरियड होता है 1558 टू 1603 और जब क्वीन एलिजाबेथ की डेथ हो जाती है 1603 में, शी वाज कॉल्ड एज वर्जिन क्वीन बिकॉज शी डिडंट मैरी एंड शी हैड नो चिल्ड्रन. तो इसके बाद यहाँ पे जेम्स 6 हुआ करते हैं स्कॉटलैंड में, जो एक डिस्टेंट रिलेटिव होते हैं क्वीन एलिजाबेथ के. तो क्वीन एलिजाबेथ की डेथ जब 1603 में इंग्लैंड में हो जाती है तो जेम्स 6 जो इनके दूर के रिश्तेदार थे स्कॉटलैंड के, वो यहाँ पे आ जाते इंग्लैंड में रूल करने के लिए. उनको किंग बनाया जाता है. चनाची इंग्लैंड में कोई किंग नहीं था जेम्स नाम का, तो इनको जेम्स फर्स्ट का टाइटल दिया जाता है. सो द सेम पर्सन जेम्स 6 ऑफ स्कॉटलैंड बिकम्स जेम्स फर्स्ट ऑफ इंग्लैंड. और जेम्स जो नाम है ये निकला है लैटिन वर्ड जैकोबस से. दैट इज हाउ दिस एज अंडर जेम्स 1 केम टू बी नोन एज जैकोबियन एज. और जैकोबियन एज जो है इसका टाइम लाइन है 1603 टू 1625. टोटल 22 ईयर्स तक जेम्स 1 रूल करते हैं इंग्लैंड में. इसके बाद जब जेम्स फर्स्ट का रूल एंड होता है तो 1625 में, फिर इनका बेटा जो है चार्ल्स फर्स्ट वो थ्रोन पे आ जाते हैं और उनका रूल ऑलमोस्ट 24 ईयर्स तक रहता है फ्रॉम 1625 टू 1649. एंड आफ्टर हिज नेम ओनली दिस चार्ल्स 1, इस एज का नाम पड़ जाता है कैरोलिन एज. और दोस्तों रेस्टोरेशन पीरियड को और एक नाम दिया गया है एज ऑफ ड्राइडन बिकॉज द मेन राइटर राइटिंग इन दिस पीरियड इज जॉन ड्राइडन. वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. इस वीडियो में हम देखेंगे मेनली कैरोलिन एज. एंड जेम्स फर्स्ट ऑफ इंग्लैंड को दो बेटे होते हैं. जब वो 1625 में इनकी डेथ हो जाती है, इनका जो पहला बेटा है जेम्स 2 वो पहले ही मर जाते हैं. और जब इनकी डेथ 1625 में हो जाती है, जो चार्ल्स फर्स्ट इनका सेकंड सन होता है, ये यहाँ पे रूलर बन जाते हैं. दैट्स हाउ आफ्टर चार्ल्स नेम दिस एज कम्स टू बी नोन एज कैरोलिन एज. 1649 में जब चार्ल्स फर्स्ट को मारा जाता है, एक्चुअल में एग्जीक्यूट किया जाता है, वो हम आगे देखेंगे. तो 1649 से 1660 तक अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में, दिस इज 11 ईयर्स पीरियड. तो इस पीरियड को बोला जाता है इंग्लिश इंटररेग्नम और प्यूरिटन इंटररेग्नम. दिस ऑल्सो कॉल्ड एज कॉमनवेल्थ पीरियड बिकॉज इस पीरियड में कोई किंग नहीं था. एंड दोस्तों प्यूरिटन एज क्यों पड़ा इस एज को नाम? बिकॉज जो प्यूरिटन्स थे ये अपने आप को एक पवित्र मानते थे, एक प्योर क्रिश्चियंस मानते थे. दे बिलीव्ड दैट देयर फॉर्म ऑफ क्रिश्चियनिटी इज प्योर क्रिश्चियनिटी. एंड यहाँ पे आपको पिछले वीडियोस में भी मैंने बताया, इंग्लैंड में दो टाइप के मेनली क्रिश्चियंस थे. वन थे कैथोलिक्स एंड द सेकंड टाइप वाज प्रोटेस्टेंट्स.
कैथोलिक्स का जो बिलीफ था वो हायरआर्किकल लीडरशिप जो थे, क्लरिकल वेस्टमेंट्स इन चर्च, और जो पोप हुआ करते थे इनके सुप्रीम लीडर, दे बिलीव्ड इन ऑल दोज थिंग्स। लेकिन प्रोटेस्टेंट्स यहाँ पे इसके खिलाफ थे। और जब क्वीन एलिजाबेथ रूल पे आ जाती है तो वो यहाँ पे एक चर्च ऑफ इंग्लैंड का कॉन्सेप्ट देती है, उसी को प्रमोट करते हैं, जहाँ पे प्रोटेस्टेंट्स और कैथोलिक्स आपस में नहीं लड़ रहे हैं अब। तो जो प्यूरिटन मूवमेंट का राइज हुआ, ये इसलिए हुआ, जो क्वीन एलिजाबेथ ने चर्च ऑफ इंग्लैंड में वो रिफॉर्मेशन लाई थी, रिलीजियस रिफॉर्मेशन मूवमेंट, ये उसके खिलाफ थे, बड़े डिससेटिस्फाई थे। तो इन्होंने यहाँ पे, ये अपने आप को प्यूरिटन्स मानते थे, प्योर क्रिश्चियंस। सो दे स्टार्टेड द मूवमेंट इन 17th century, दैट्स कॉल्ड एज प्यूरिटन मूवमेंट। एंड बिकॉज ऑफ दिस प्यूरिटन मूवमेंट, दिस एज केम टू बी नोन एज प्यूरिटन एज। They actually wanted complete purification of Church of England and removal of practices such as hierarchical leadership, clerical vestments, and other rituals of the church which were associated with Rome. दोस्तों यहाँ पे इंग्लिश सिविल वॉर होता है 1642 to 1651। ये इंग्लिश सिविल वॉर होता है बिटवीन कैवलियर्स एंड राउंड हेड्स। कैवलियर्स कौन थे? ये रॉयलिस्ट्स थे, और राउंड हेड्स जो थे ये पार्लियामेंटेरियंस थे, एंड इट्स आल्सो कॉल्ड बिटवीन रॉयलिस्ट्स एंड पार्लियामेंटिस्ट्स। और कैवलियर्स कौन थे? ये चार्ल्स वन और उस जो किंग था उसके सपोर्टर्स, और पार्लियामेंटेरियंस जो थे, इनके बीच में ये लड़ाई हो रही थी। जो पार्लियामेंटेरियंस थे इनमें कोई अच्छा लीडर नहीं था। फिर यहाँ पे ऑलिवर क्रॉमवेल का नाम का एक एजुकेटेड प्यूरिटन होता है, ये यहाँ पे लीडर बन जाता है राउंड हेड्स का या पार्लियामेंटेरियंस का। ऑलिवर क्रॉमवेल एक न्यू मॉडल आर्मी बनाता है, और लड़ाई होती है 1645 में बिटवीन पार्लियामेंटिस्ट्स एंड चार्ल्स वन, दैट इज कैवलियर्स। और ऑलिवर क्रॉमवेल जो है ये डिफीट करता है चार्ल्स फर्स्ट की आर्मी को इन 1645। दोस्तों जैसे चार्ल्स वन फिर रिफ्यूज करता है सरेंडर करने के लिए, तो ही इज पुट ऑन ट्रायल फॉर हाई ट्रीजन। So Charles I is put on trial for high treason, and in 1649 Oliver Cromwell beheads King Charles I. After the death of Charles I, Oliver Cromwell बन जाता है लॉर्ड प्रोटेक्टर ऑफ इंग्लैंड। और यहाँ पे मोनार्की अभी तक थी, तो मोनार्की जो है एबॉलिश हो जाती है। और इस पीरियड को जो 1649 से लास्ट होता है, मैंने अभी पहले ही बताया, this is 11 years period from 1649 till 1660. This period is called as Commonwealth period, जहाँ पे कोई किंग अब नहीं था, मोनार्की को रिप्लेस किया गया बाय कॉमनवेल्थ। एंड इसमें दो फेज होते हैं, वन इज कॉमनवेल्थ ऑफ इंग्लैंड दैट इज फ्रॉम 1649 to 53, देन प्रोटेक्टोरेट दैट इज फ्रॉम 1653 to 59 अंडर ऑलिवर क्रॉमवेल्स पर्सनल रूल। और जो यहाँ पे ऑलिवर क्रॉमवेल अपना रूल जमाता है, तो दिस वाज विक्ट्री, कंसिडर्ड एज विक्ट्री फॉर प्यूरिटन्स। और प्यूरिटन्स यहाँ पे रहते हैं टिल 1660, जबकि चार्ल्स टू उस टाइम फिर थ्रोन पे फिर से आ जाते हैं। दैट्स हाउ आफ्टर दैट पीरियड, आफ्टर 1660 व्हेन चार्ल्स टू कम्स बैक टू द थ्रोन, इसके बाद हो जाता है स्टार्ट रेस्टोरेशन पीरियड। लेकिन दोस्तों जो चार्ल्स टू था, who was actually the son of Charles I, he fought for the throne of England, but his army was defeated by Oliver Cromwell's army, and he had to go to exile. चार्ल्स टू को एग्जाइल पे जाना पड़ा था। ऑलिवर क्रॉमवेल एक्चुअली एक प्यूरिटन, खतरनाक प्यूरिटन था, मतलब एक खतरनाक प्यूरिटन नहीं कह सकते, एक रिलीजियस, बहुत ही ऑर्थोडॉक्स टाइप का था। हिज बिलीव्स हेल्प्ड इन शेपिंग इंग्लैंड। उन्होंने बहुत कुछ सख्त कानून टाइप किए थे। संडेज वेयर फॉर रिलीजियस सर्विसेज, पीपल प्लेइंग स्पोर्ट्स और पॉटरिंग वेयर पनिश्ड, क्रिसमस वॉज मेंट फॉर टॉकिंग अबाउट क्राइस्ट। और लोग जो डेलिशियस फूड बनाते थे या पार्टी करते थे, उनको पनिश किया जाता था। विमेन को अलाउ नहीं था कि वो ब्राइट कलर्ड क्लोथ्स पहने या वो मेकअप करें। और हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी था फॉर सॉल्वेशन। All forms of entertainment such as theaters were banned,
एडल्ट्री वॉज पनिश्ड बाय डेथ। तो कैथोलिक्स जो थे, चनाची ये प्यूरिटन्स थे, और प्यूरिटन्स प्रोटेस्टेंट्स एक्चुअली थे। कैथोलिक्स मिसट्रीट किए गए और परसिक्यूट किए गए आयरलैंड में। तो ऑलिवर क्रॉमवेल ने जो यहाँ पे लोगों की आज़ादी छीनी थी, लिबर्टी छीनी थी, फ्रीडम छीना था, तो लोग यहाँ पे ऑलिवर क्रॉमवेल के खिलाफ हो गए थे। दे फेल्ट दैट ऑलिवर क्रॉमवेल वाज अ थ्रेट टू पीपल्स लिबर्टी। सो व्हाट इट हैपन्स इन 1658, ऑलिवर क्रॉमवेल मर जाते हैं और उनको वेस्टमिनिस्टर एबे में दफनाया जाता है। तो जब वो मर जाते हैं, उनका सन जो है ऑलिवर क्रॉमवेल का, दैट इज रिचर्ड क्रॉमवेल, ही बिकम्स द सेकंड लॉर्ड प्रोटेक्टर ऑफ इंग्लैंड। बट रिचर्ड क्रॉमवेल जो थे, ही लैक्ड द स्किल्स एंड अथॉरिटी ऑफ हिज फादर। So what it happens in 1660, Charles II defeat करता है रिचर्ड क्रॉमवेल को, and he regains the power as the king of England. This is how monarchy again gets re-established, and hence begins the restoration period in 1660. So Charles II removed the body of Oliver Cromwell from Westminster Abbey and डिक्लेयर्ड हिम ए ट्रेटर। इन्होंने इनकी बॉडी को ही निकाला और उसको ट्रेटर करार दिया। तो दोस्तों, जो लिटरेचर है अब प्यूरिटन एज का, हम मेन उस पर अब ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था प्यूरिटन एज का। जो लिटरेचर था इस टाइम पे, यहाँ पे कोलैप्स ऑफ ड्रामा हुआ था, क्योंकि थिएटर्स ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, थिएटर्स को बैन किया गया था। और कब बैन किया गया था? 1642। दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन एग्जाम। थिएटर्स वर बैंड इन 1642 ड्यू टू विच ड्रामा कोलैप्स्ड। अब चिनाचे ड्रामा कोलैप्स हुआ तो यहां पे डेवलपमेंट ऑफ प्रोज हो गया, पैम्पलेट्स ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिश होने लगे, रिलीजियस वर्क्स पॉपुलर बन गए, क्योंकि प्यूरिटन एज जो है ये रिलीजियस राइटिंग को फेवर करते थे। ऑल्सो डिक्लाइन इन पोइट्री वॉज देयर बिकॉज देयर वॉज सिविल वॉर। लाइसेंसिंग ऑर्डर वॉज पास्ड इन 1643 एक्चुअली, 42 में तो बैन किया गया था थिएटर, 1643 में उसके बाद लाइसेंसिंग एक्ट पास किया जाता है। व्हाट वाज दैट लाइसेंसिंग एक्ट? It was that anyone who wants to print a poem, prose, or pamphlet had to get the approval of Stationers' Company controlled by Oliver Cromwell. And what they wrote actually, they wrote religious verse, they wrote theological tracts and political treatises instead of romantic poetry. जैसे कि रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, a great moral change came over the people of England. England became the people of a book and that book was the Bible. ये ज़्यादा रिलीजियस चीज़ों पे फोकस करते थे। थिएटर्स इन्होंने इसलिए क्लोज किया था बिकॉज दे कंसिडर्ड थिएटर एज इमोरल एंड depraved. So there was hardly any theatrical activity. Now here comes the major writer of this age, because of which this age is also called as Age of Milton. जॉन मिल्टन जो थे, ये लंदन में बॉर्न हुए थे और इन्होंने पहले पॉल स्कूल में स्टडी किया। देन ही वेंट टू क्राइस्ट्स कॉलेज कैम्ब्रिज एंड ही वाज द मेन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दिस एज। During this period, Milton wrote many religious and political pamphlets like Areopagitica, Iconoclastes, Tenure of Kings and Magistrates, and in his Cambridge years, he became friends with Edward King and dedicated his elegy, that is Lycidas, to Edward King. और इनकी जो poems है famous, that is On the Morning of Christ's Nativity, El Allegro and Il Penseroso. El Allegro का मतलब है द हैप्पी मैन एंड इल पेनिसेरोसो का मतलब है द मेलनकॉली मैन। मिल्टन को अरेस्ट किया जाता है बिकॉज ही वॉज डिफेंडर ऑफ कॉमनवेल्थ एंड ही वॉज फाइंड, बट लेटर ऑन ही वॉज रिलीज्ड जब चार्ल्स टू रेस्टोरेशन पीरियड जब स्टार्ट होता है, जब चार्ल्स टू अगेन थ्रोन पे आ जाते हैं इन 1660। He started writing his great works during this period only, Paradise Lost, Paradise Regained and Samson Agonists. But later on he completes these works. Paradise Lost एक epic poem है जो early publish होती है पहले 10 books में in 1667, but इसका जो second edition आता है वो काफ़ी late आता है in 1674
and second edition of Paradise Lost is in 12 books. We have another writer here, that is Thomas Hobbes, और इनकी जो फेमस एक बुक है that is about political theories, और उसका नाम है लेवियाथन. ये भी अक्सर यूजीसी नेट वगैरह एग्जाम्स में पूछा जाता है. लेवियाथन इज about political theories by Thomas Hobbes. देन वी हैव जेरेमी टेलर, और इनकी फेमस तीन वर्क्स है, द रूल एंड एक्सरसाइजेज ऑफ होली लिविंग, द रूल एंड एक्सरसाइजेज ऑफ होली डाइंग, द वर्दी कम्युनिकेंट. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट कैवलियर पोइट्स. कैवलियर पोइट्स 17th सेंचुरी में वो इंग्लिश पोइट्स हैं who supported King Charles I during the English Civil War. जो हमने इंग्लिश सिविल वॉर पढ़ा between royalists and parliamentists और between cavaliers and roundheads. Cavaliers वो थे जो किंग चार्ल्स वन को सपोर्ट करते थे, और कैवलियर पोइट्स इसी के सपोर्ट में लिखते थे ड्यूरिंग इंग्लिश सिविल वॉर. और इनकी पोइट्री जो थी इट वाज हैविंग विट एंड अ लॉट ऑफ एरोटिसिज्म. और जो कैवलियर पोइट्स थे, दे वर राइटर्स ऑफ विटी एंड पॉलिश्ड लिरिक्स ऑफ कोर्टशिप एंड गैलेंट्री. सम ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट कैवलियर पोइट्स वर थॉमस कैर्यू, रिचर्ड लवलेस, रॉबर्ट हेरिक एंड जॉन सकलिंग. क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पे, जो आता है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ कैवलियर पोइट. सो यू शुड रिमेंबर कौन कौन से कैवलियर पोइट थे. थॉमस कैर्यू, रिचर्ड लवलेस, रॉबर्ट हेरिक एंड जॉन सकलिंग. थॉमस कैर्यू इन्वेंटर है ऑफ कैवलियर लव पोइट्री, और इनकी जो फेमस वर्क है दैट इज ए रप्चर इन 166 लाइन्स. रॉबर्ट हेरिक ने मोर देन 2500 पोएम्स लिखी है, और उनकी मेजर वर्क है हिस्पेराइड्स. जॉन सकलिंग एंड लवलेस बोथ आर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ चार्ल्स वन, और जो लवलेस है इन्होंने इनकी वर्क जो फेमस है दैट इज ल्यूकोस्टा, और जो जॉन सकलिंग है इनकी फेमस वर्क है बेलाड अपॉन अ वेडिंग. सुपेंसेरियन पोइट्स जो इनके स्टाइल में लिखते थे, सो उसमें है गाइलस फ्लेचर, और उनकी वर्क है क्राइस्ट विक्ट्री एंड ट्रायम्फ. नीड नॉट टू गो इनटू डीप, जस्ट टाइटल इज सफिशिएंट. जॉर्ज विदर, इनकी जो फेमस वर्क है दैट इज हिम्स एंड सॉन्ग्स ऑफ द चर्च, और हिम्स एंड सॉन्ग्स ऑफ द चर्च है फर्स्ट हिम बुक that was written in English language. एक ट्रांजिशन पॉइंट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, दैट इज सैम्यूल डैनियल, और इनकी जो हिस्टोरिकल पोइम है दैट इज द कंप्लेंट ऑफ रोजामंड. एंड ही वॉज फेमस फॉर टू थिंग्स, दैट इज आर्टिफिशियल सोनेट एंड अनदर इज लिटरेरी डिजर्शन ऑफ स्पेंसर एज अ मॉडल फॉर पोइट्स. और सैम्यूल डैनियल की जो सोनेट सीक्वेंस है that is Delia. Some of the prominent prose writers are Robert Burton, जिनकी famous work है Anatomy of Melancholy, and we have Thomas Browne, जिनकी तीन works important है Religio Medici, Urun Burial and Vulgar of Errors. We have Thomas Fuller, जिनकी चार इंपॉर्टेंट बुक्स है चर्च हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन, द होली वॉर, द होली स्टेट, द प्रोफेन स्टेट. वी हैव जेरेमी टेलर, जिनकी इंपॉर्टेंट वर्क्स है द लिबर्टी ऑफ प्रोफेसाइंग, द राइट्स एंड एक्सरसाइजेज ऑफ होली लिविंग. वी हैव आइजैक वॉल्टन, द कंप्लीट एंगलर विच हैज़ फिशिंग सब्जेक्ट. ये फिशिंग के बारे में है, द कंप्लीट एंगलर. डियर फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली डू लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन so that you won't miss any update, and happy learning. Thank you. God bless.